मैं पहुंच गया दृष्टि में कोचिंग करने। लग रहा था कि मैं ही हूँ जो बनूंगा एक्साइज इंस्पेक्टर, बाकी कोई है या नहीं। सबसे बतिया भी दिया था पूरे रिश्तेदार नातेदार से। उनसे एक 12 पास भी जो नहीं है वो भी आकर क्वेश्चन पूछ लेगा कि अबे यार तुम इतने साल से अपने बाप का पैसा उड़ा रहे हो क्यों। मेरी जो कॉमेडी होती है वो मेरी त्रासदी है। वो जो तुम हंसते हो मैं रोने वाले मेरी चीजें हैं। कोई भी सरकारी नौकरी एक नंबर के पैसे मुझे इतना पैसा दे ही नहीं पाएगी जितना मैं अभी कमा रहा हूँ। मैंने विकास दिव्य कीर्ति सर वाली वीडियो बनाई। विकास दिव्य कीर्ति सर के बारे में बोल दूं, ऐसा नहीं है कि मैं लीपा पोती के लिए बोल रहा हूँ। सरकारी नौकरी की तैयारी यूपी और बिहार जैसी जगहों पे इतना ज़्यादा उसका हाइप क्रिएट है और इतने सारे लड़के हर साल तैयारी करते हैं। अगर हम मोटा मोटा एक डेटा लें तो लगभग 1 करोड़ लड़के अगर हम माने कि हर साल वो लोग तैयारी कर रहे हैं और जो वैकेंसीज आ रही है वो 1 लाख 2 लाख या मैक्सिमम 3 लाख ले लो, तो बचे 97 लाख लड़के जो सिलेक्ट नहीं हो पाते हर साल। उन 3 लाख लड़कों की बात हर कोई करता है, हर कोचिंग वाले, हर मीडिया वाले कि अरे बताओ कैसे पढ़े थे, क्या कर लिए थे, कौन सी किताब। लेकिन उन 97 लाख लड़कों की बात कोई नहीं करता, मुझे छोड़ के। मैं करता हूँ क्योंकि मैं खुद उन्हीं में से हूँ। तो आप सब शायद मुझे जानते हो क्योंकि मैंने ज़्यादातर कंटेंट इसी सरकारी नौकरी, इसी यूपीएससी एसएससी, अपना जो हिंदी बेल्ट है यूपी बिहार, इसी से रिलेटेड बनाया भी। और इस पे मैंने इतना कंटेंट दिया है कि आप लोग शायद मुझे अब नाम बताऊं तो थोड़ा बहुत जान जाएं। आसाब अहमद अंसारी मेरा नाम है। मैं यूपी का रहने वाला हूं, पूर्वांचल क्षेत्र से। पूर्वांचल एक तरह से ट्रांजिशन फेज है यूपी और बिहार का। तो मुझे आप बहुत सारे लोग बिहारी कहते भी हैं कि यार तुम बिहार के हो लग रहा है। तो मैं उनको बताता भी हूँ कि यार पैदा उत्तर प्रदेश में हुआ हूँ, लेकिन भाषा और ये सारी चीज़ें मेरी बिहार से काफ़ी रिलेट करती हैं। हम जिस जगह पैदा हुए हैं वहाँ पर यूट्यूब से पैसा कमाना या यूट्यूबर बनना कभी मतलब मैं तो नहीं सोच सकता था। आप लोग भले ही सोच लें। मेरे साथ क्या था यार, मैं बचपन से पढ़ने उड़ने में बहुत बेकार था। तो वो तो दिख भी रहा होगा कि यूट्यूबर बन गया तभी तो हुआ क्या कि पढ़ाई में इतने खराब थे कि जब पेपर ओपर आता था तो हमारी अम्मी को बुखार चढ़ जाता था कि कैसे पास हो गई है। हमारे साथ हुआ क्या कि 10th में हम थे, हमारे चेचक निकल आई। उस टाइम चिकन पॉक्स बहुत बोर्ड के एग्जाम में चलता था क्योंकि वही आम वाला टाइम होता था। चिकन पॉक्स जब निकला तो पेपर बीच में ही छोड़ना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था और पेपर देने की हालत नहीं थी। अगली साल दोबारा हम 10th में जब बैठे आए स्कूल में, तो उस साल थोड़ा पढ़ने में पता नहीं कैसे ठीक ठाक हो गए। चेचक ने पता नहीं कौन सी चीज़ ऐसी क्लिक कर दी बॉडी में कि उस साल मैंने डिस्ट्रिक्ट में अपने टॉप किया था और मेरा 88.67 परसेंटेज था। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे वो पोस्ट बहुत ख्याल से लगाई हुई क्योंकि मेरा अखबार में नाम निकला था। तो अब एक जिम्मेदारी हो गई, हर कोई उम्मीद लगाने लगा कि अब लड़का तो पढ़ने वाला है, बहुत बढ़िया लड़का है। और घर का बैकग्राउंड ये था कि हम लोग की तरफ होता है, मैं टांडा जहाँ जिस जगह से हूँ वहाँ पर कपड़े का काम होता है। कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग होती है, पावर लूम्स होते हैं, उसी पे काम होता है। तो हमारे घर भी वही काम होता था। 11th में था तो पापा की जॉब लग गई, गवर्नमेंट टीचर वो खुद हो गए। तो मैं चला गया कोटा। कोटा में मैंने कोचिंग की एलन में। वहां पर मैंने बहुत अच्छे मतलब वो ठीक ठाक मैंने पढ़ा था। तो मैंने एएमयू में एडमिशन लिया। वहां पर जाने के बाद मुझे यूपीएससी वाली जो चीज थी उसका 2 रीजन था। एक तो कोई जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं थी जब मैं बाहर निकला पढ़ने के लिए कि यार तुम्हें घर बनवाना है, बहन की शादी करनी है। ऐसा कोई फैमिली बैकग्राउंड था नहीं कि ये करना ही करना है, तुम्हें 4 साल में नौकरी करनी है, बीटेक करके तुम जॉब करो। ये कोई जिम्मेदारी नहीं थी। सबने कहा कि तुम्हें जो चीज़ सही लगे वो करो। तो सही के नाम पे यूपीएससी लग गई उस टाइम। तो जब यूपीएससी की तैयारी का क्या था, बीटेक मैंने ये सोचा था कि बीटेक के बीच में ही तैयारी शुरू करेंगे, लेकिन बीटेक एक ऐसी चीज होती है कि उसके बीच में कुछ नहीं होता। वो शुरू होता है और खत्म होता है। तो मेरा भी बीटेक कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ जान नहीं पाया। उसमें मैं खूब घूमा टहला और जितनी ट्रिप व्रिप करनी थी वो सब कर डाली। गोवा की नहीं कर पाया क्योंकि वो बार बार कैंसिल हो जाती थी। बीटेक जैसे ही कंप्लीट हुआ, अब अगले दिन से सोच लिया था अब डायरेक्ट इसी साल आईएएस निकाल देना है। मैं पहुंच गया दृष्टि में कोचिंग करने। वहां पर फाउंडेशन बैच होता है लगभग 18 महीने 19 महीने का। तो 17 में ज्वाइन किया कोचिंग। हिंदी लिटरेचर मेरा ऑप्शनल था, पढ़ने में ठीक ठाक था। हिंदी मेरी काफ़ी अच्छी थी क्योंकि मेरी स्कूलिंग पूरी हिंदी मीडियम से हुई भी थी। तो मैं जब तैयारी कर रहा था उसी साल 2018 में एक फॉर्म आया एसएससी सीजीएल का। मेरी मैथ्स काफ़ी अच्छी थी और उस टाइम ये कहा जाता था अगर तुम्हारी मैथ्स अच्छी है, थोड़ी बहुत इंग्लिश तय कर लोगे तो एसएससी में सिलेक्शन हो जाएगा। मेरी कोचिंग चल रही थी यूपीएससी वाली। मैं कहा यार जब तक ये कंप्लीट होगी, अगर मैंने वो पेपर पूरा निकाल लिया तो मेरा काम तो एकदम बढ़िया चल जाएगा। तो मैंने फॉर्म भर दिया। तो 100 रुपये का फॉर्म होता था। तो फॉर्म भरने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि 100 रुपये का भर ही देते हैं। तो वो फॉर्म भरा। उसका जो प्री हुआ था वो हुआ था 2019 के जून में। जब टियर 3 तीनों हो चुके थे तो माइंडसेट ये हो चुका था कि यार इतना नंबर आया था कि पहली बार में लग रहा था कि
मैं ही हूँ जो बनूंगा एक्साइज इंस्पेक्टर, बाकी कोई है या नहीं। इतना उस टाइम एटीट्यूड भी होता है और अपने ऊपर भरोसा होता है जब शुरुआती दौर में आप तैयारी के आते हैं। मैंने तैयारी यूपीएससी वाली थोड़ी सी ड्रॉप कर दी। थोड़ी सी ड्रॉप करने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि मुझे एक नौकरी दिख गई थी और मुझे लाइफ में स्टेबिलिटी दिखने लगी थी कि अरे यार ये नौकरी है, ये तो मैं कर ही लूंगा। अब यूपीएससी अब आराम से किया जाएगा क्योंकि अब टेंशन नहीं है कोई नौकरी की। 21 के मार्च में जब रिजल्ट आया था तो मेरा 528.2 नंबर था और 528.5 कट ऑफ गई थी। वो मेरी लाइफ का मतलब मेरे पूरे कैरियर का सबसे बड़ा मतलब ड्रास्टिक चेंज था वो, क्योंकि बहुत उम्मीद थी। सबसे बतिया भी दिया था पूरे रिश्तेदार नातेदार से कि बन रहा हूँ ये, कोई पूछता रहे तुम क्या बनने वाले हो, तो अरे इनकम टैक्स में जाने वाले हैं, एक्साइज में जाने वाले, जीएसटी बनेंगे। और जब कुछ नहीं बने तो वो एकदम धरातल पे क्या वो 2 ही फुट और अंदर ही चला गया था। वहां पर क्या था कि लॉकडाउन सेकंड वाला फेज चल रहा था, सेकंड वेव आई हुई थी, फिर घर पहुंचे हुए थे और फ्रस्ट्रेशन एकदम भर गई थी, बहुत रोया गया। इतने ज्यादा लोगों से मेरी बातें, मेरे दोस्त यार और जो आसपास वाले जो रिश्तेदार, वो लोग तो बार बार यही क्वेश्चन कर रहे तुम तो कह रहे थे हो जाएगा, हुआ नहीं। वो जो टाइम होता है ना उसमें मतलब सेल्फ जो होता है ना आपका वो खत्म हो जाता है। आपको सेल्फ डाउट होता है कि यार मुझी में कुछ कमी है। तो वो चीज मेरे साथ हुई थी। अच्छा, रीजन भी था, मैंने पूरा 3 साल लगाया था उसमें। अच्छा, उससे पहले का क्या था, जब मैं अपने कॉलेज के टाइम पे था तो मेरे काफी सारे दोस्त थे, तो वो लोग मुझसे कहते थे कि साहब तुम जिंदगी में ना एक बार स्टैंड अप ट्राई जरूर कर लेना। तो मैंने जब मेरा टीयर 3 और ये सारी चीजें हो गई थी तो मैंने कहा यार जब इतना कह ही दिए हैं दोस्त, और ओपन माइक होते थे दिल्ली में, तो मैं गया एक ओपन माइक में, 400-500 रुपये एंट्री फीस होती थी, पैसा दो तब तुमको बोलने का 5-10 मिनट मिलता था। वहां पर मैं गया, एक कंटेंट लिखा यूपीएससी पर ही और उसको परफॉर्म किया। उसको 2-3 महीने में वही 700-800 लोग देखे थे। तो भी वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं रोज व्यूज चेक करने जाता था, ये आज कितना हुआ, तो 2 व्यूज 3 व्यूज बढ़ा रहता था, तब भी मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता था। वो स्टैंड अप की एक क्लिप जो थी वो रिजल्ट आने के बाद एक चैनल ने इंस्टाग्राम पर अपने शेयर की और वो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। तो उस चैनल ने मुझसे कांटेक्ट किया, उसने मुझसे पूछा कि मतलब आप प्रॉपर ये करते हैं या कैसे क्या है। तो मैंने कहा नहीं यार, ये तो मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये सब करूंगा, बस ये फर्स्ट एंड लास्ट स्टैंड अप था, बस करके देखना था और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। तो उसने कहा कि लॉकडाउन चल ही रहा है, घर पे होगे, फालतू ही होगे, रील्स बना के देख लो कुछ दिन। तो मैं कहा ठीक है यार, मैं भी अपने एकदम उसमें था, फ्रस्ट्रेशन वाले ज़ोन में था। मैं कहा कुछ चलिए क्रिएटिव ही किया जाए। तो मैंने उस टाइम अपने घर के छत पे जाता था और छत पे जाने के हमारे घर के आस-पास जितने भी घर हैं वो समान ऊँचाई के हैं। तो हर कोई एक-दूसरे के छत से देख सकता है कि कहाँ क्या हो रहा है। तो मैं जब छत पे जाता था, मैं ऐसे टाइम पे जाता जब एकदम धूप होती थी, कोई अपने छत पे नहीं होता था। क्योंकि मेरे सामने ये चीज़ ऐसे मोबाइल करके बोलना, ये अभी वो हैबिचुअल हुआ नहीं था। मुझे कोई देख लेता था तो मैं तो शर्मा के भाग जाता था नीचे। तो मैंने जब पहली वीडियो शूट की तो उसपे अच्छा रिस्पॉन्स आया। दूसरी वीडियो थोड़ा-थोड़ा मतलब 4000 5000 व्यूज़ आने लगे। उसके बाद वो चीज़ चलने लगी। मैंने ये सोचा था कि अगर मैं 1 आध हफ्ते करूँगा और वो चीज़ चली, नहीं तो बंद कर दिया जाएगा, कौन-सा अपना उसमें पैसा लग रहा है। कोई पैसा, कोई इन्वेस्टमेंट कुछ था नहीं, करके देखना था, करके देख लिया। 1 डेढ़ महीने बाद मेरी एक रील थी, वो लगभग सब लोगों ने देखी है। वो रील थी सिलेक्शन से पहले, सिलेक्शन के बाद। उसमें मैंने उस रील पे मैंने अपना कंटेंट एक पूरा मतलब हम अपनी लाइफ ही मतलब बोल दी थी उस 1 मिनट में। उसमें बेसिकली ये था कि यार सिलेक्शन से पहले, सिलेक्शन के बाद हम वही रहते हैं, बस समाज की सोच बदल जाती है कि अगर लड़का मोटा है और उसका सिलेक्शन हो गया तो कहेंगे देखो कितना पढ़ता रहता था और एकदम टेंशन में मोटा होता जा रहा है, खाने-पीने का कोई फ़िक्र नहीं थी, कुछ भी खा लेता था। और जब वही सिलेक्शन नहीं होता तब कहने लगते हैं कि देखो साला खा रहा है खाली बाप का पैसा, भैंसा हो गया है। तो इस तरह का कंट्रास्ट था कि बाल बड़े हैं तब भी कहते हैं, सिलेक्शन हो जाता है कुछ और कहते हैं, सिलेक्शन नहीं होता तब कुछ और कहते हैं। उस रील पे मिलियन व्यूज़ गए थे। उस एक रील से मेरे लगभग 50,000 इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ गए थे। उसी के बाद मैंने यूट्यूब चैनल अपना शुरू किया। तो पैसे को लेकर उस टाइम ये लगा कि अगर पैसा मेरे पास कहीं से एक सोर्स हो जाएगा तो मेरी तैयारी फिर से बहुत सही चलने लगेगी। तो मैंने जब यूट्यूब चैनल अपना खोला, मैंने उस पे एक स्टैंड अप डाला। वो स्टैंड अप मतलब 1 हफ्ते में मेरा चैनल मोनेटाइज़ करा दिया था। मेरे पहले स्टैंड अप से लगभग साढ़े 8 हज़ार रुपया, $100 किसी तरह हुआ था। वो जब पैसा आया था, मैंने उसमें से ₹600 का एक माइक खरीदा था बोया का, क्योंकि मेरी वॉइस क्वालिटी बहुत खराब थी। मैं कोई माइक यूज़ नहीं करता था। वही अभी तक मेरे पूरे इस जर्नी का वही ₹600 इन्वेस्टमेंट है। जितना भी पैसा मैंने उसी ₹600 से कमाया, क्योंकि मैंने उसके बाद कुछ भी उससे पहले ना इन्वेस्ट किया था, ना उसके बाद इन्वेस्ट किया था।
वहाँ से फिर करते थोड़ा-थोड़ा रील्स और शॉर्ट्स और इस तरह का बीच में मैं गाली-वाली वाला कंटेंट बनाने लगा, क्योंकि उस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता था और मुझे लगा अबे यार ये मिलियन-मिलियन व्यूज़ अगर इस पे जा रहे हैं, तो ये ज़्यादा करना आसान है। बट कुछ दिन बाद मुझको ये एहसास हुआ कि मैं एक अपनी जो पर्टिकुलर ऑडियंस थी, जो फैमिली देखती थी, जो बच्चे देखते थे, वो हट गया। मेरे पास एक क्रिंज ऑडियंस आ गई। वो अरे भैया आप तो राजा हैं, किंग हैं उत्तर प्रदेश के और ये सारी चीज़ें चलने लगी। तो वो शॉर्ट टर्म के लिए सही लगा, बट जब मैंने एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा, तो वो मुझे सही नहीं लगा। तो मैंने वहाँ से वो चीज़ एकदम चेंज की। मैंने रिसर्च किया, मैं पूरा 1 डेढ़ महीने इसी पे काम किया। मैंने अपना जॉनर क्रिएट किया एजुकेशनल कॉमेडी का। मैं कहा भाई मैं अब बनाऊँगा कंटेंट खाली यही एजुकेशन वाली चीज़ों पे, जितना भी एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट जॉब का, जितना भी बीटेक से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, या स्टूडेंट लाइफ में क्या फेस होता करते हैं लड़के, या अब मिडिल क्लास फैमिली में क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि वही चीज़ें मैं पला-बड़ा था। उसी तरह के मेरे दोस्त थे, उसी तरह का मेरा पूरा सिनेरियो जो मेरे आस-पास कॉलेज में बना वो भी था। तो इन्हीं सब से रिलेटेड मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया। कंटेंट बनाने में ये था कि शुरुआत में मैंने कभी नहीं ये सोचा था कि मैं इस चीज़ को करियर बनाऊँगा, क्योंकि नहीं कर सकता, मैं नहीं सोच सकता था। मेरे घर वाले, मेरे मोहल्ले वालों को लगता है, अभी भी उनको लगता है कि अरे यार ये मास्टर साहब का लड़का क्या करने लगा है, ये तो बिगड़ गया, बर्बाद हो गया है। बट घर वालों को ये था कि यार जो तुम कर रहे हो अगर तुम खुश हो तो ठीक है। तो वहाँ पर ये था कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, तो मैं तैयारी से लगभग हट चुका था यूपीएससी की। मैं एसएससी देने लगा था, एसएससी एक आध बार और दिया, उसमें भी 1 डेढ़ नंबर से रह गया। अच्छा ये 1 डेढ़ नंबर वाला जब पहले कोई मुझसे कहता था ना 7-8 साल पहले कि अरे मेरा 1 नंबर से रह गया, तो मैं खूब अबे ऐसे झूठ बोलना सबसे आसान है कि कुछ ना हो तो बोल दो 1 नंबर से नहीं होता। क्योंकि उससे थोड़ा इमोशनल सिम्पैथी मिल जाती है ना कि अरे अरे 1 नंबर से नहीं हुआ। जब मेरे साथ यही हुआ, जब मैं बताया सेम रिस्पॉन्स सामने से फिर वही आया कि अबे 1 नंबर से ऐसे किसका नहीं होता, इसका हुआ ही नहीं होगा, पढ़ने में एकदम बेकार हो गया ये वो। वहाँ पर यूपीएससी के तैयारी लगभग छूट चुकी थी। उसी टाइम जो आईआरएस की अकेडमी यूपीएससी के थ्रू होते हैं, एनएडीटी नागपुर में है, वहाँ से मुझे इनविटेशन आया परफॉर्म करने के लिए स्टैंड अप। मैं जब वहाँ स्टैंड अप परफॉर्म करने गया, वहाँ मेरी लाइफ का बहुत मतलब यूट्यूब के करियर का काफ़ी टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि उस एक जगह से मुझे ऑथेंटिसिटी मिली कि यार साहब वो है जो वहाँ गया था अकेडमी में परफॉर्म करने। क्योंकि वहाँ पर जितने थे सब यूपीएससी सिलेक्टेड थे। इकलौता मैं ही था जो यूपीएससी प्री भी नहीं निकाला था। वहाँ से मुझको ना एक पहचान मिली। उन लोगों ने बताया कि यार साहब हम तुम्हारी वीडियोज़ अकेडमी में बहुत पहले से देख रहे हैं। वो चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि जिस चीज़ की मैं तैयारी कर रहा था, जो मैं बन नहीं पाया और जो वो बन गए वो मुझे देखना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा कि अब ये तो करना ही करना है। तो अब स्टैंड अप का दौर शुरू हो चुका था। अब बारी थी पैसा कमाने की, क्योंकि अभी भी सबको लग रहा था कि यार ये कर क्या रहा है मुझसे। अब तो 3 साल हो गया फिर भी अभी भी मुझसे लोग पूछते हैं ये बताओ कि कुछ पैसा-वैसा खर्चा पानी भर का आता है कि नहीं? तो मैं उनको नहीं, अब वो एक्सप्लेन करने वाला दौर चला गया। लेकिन जब जिस टाइम पे पैसा थोड़ा-थोड़ा आना शुरू हुआ था, वहाँ पर ये था कि यूट्यूब से उतना पैसा नहीं आता जितना लोग सोचते हैं, अरे डॉलर में आता है और इस तरह से। मेन पैसा जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम इन सब पे है वो ब्रांड कोलैबोरेशन का है। ब्रांड कोलैबोरेशन का क्या सीन है कि वो तभी आएगा जब आपका जॉनर रहेगा। जैसे मेरे पास ब्रांड कोलैबोरेशन बहुत सारा आया जो बेटिंग साइट्स का होता था या इस तरह का होता था जिस पे जुआ और ये सारी चीज़ें होती थी। अच्छा मेरा मानना ये था मैं कभी ऐसा काम कोई नहीं करूँगा जिससे मेरी जो एथिकल वैल्यू है वो डाउन हो जाए। भाई 10 रुपया कम कमाएँगे लेकिन एकदम दमदारी से रहेंगे। तो मैंने वो प्रमोशन कभी नहीं किया। वो लोग बहुत पैसा देते हैं। जितने भी आप देखेंगे जितने इन्फ्लुएंसर हैं या यूट्यूबर हैं, मैक्सिमम लोग ये चीज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पर जो पैसा है वो उसको आप मना नहीं कर पाएँगे। मेरे साथ क्या था, मुझे एडटेक के प्रमोशनल मिलने लगे। उनका जो कोर्सेज़ होते थे या उनकी जो बुक्स होती थी या उनका कोई ऐसे मॉक टेस्ट शुरू हुआ, उनमें भी मैं बहुत सिलेक्टिव था। मैं हमेशा वही बताता था जो मुझे सही लगता था कि अगर ये बताऊँगा तो किसी का नुकसान नहीं होगा। अच्छा मैंने वो प्रमोशन किया क्यों? मैं तो ज़्यादातर कोचिंग इंडस्ट्री के अगेंस्ट रहता हूँ, टीचर्स जो गलत करते हैं उसके बहुत अगेंस्ट बोलता हूँ, मैं रोस्ट करता हूँ उनको। लेकिन मैं उस प्रमोशन को जब करता था तो मेरा बस यही रहता था कि यार मैं पढ़ाई-लिखाई से रिलेटेड कुछ बता रहा हूँ। लड़का कुछ भी करेगा तो कुछ ना कुछ सीख लेगा उस चीज़ से और उस चीज़ का मुझे पैसा मिल रहा था। मैं जब पहला प्रमोशन किया था, एक साइट थी उसी का किया था, तो उसमें मुझे 1500 मिला था, वो पहली बार में। मुझे लगा अरे यार 30 सेकंड का मैंने क्या किया ऐसा कि मुझे 1500 मिल गया। अच्छा उस टाइम तक मुझे अपनी वैल्यू नहीं पता थी। कोचिंग का मेरे पास आया हुआ था प्रमोशन, उस कोचिंग के साथ मुझे पॉडकास्ट शूट करना था। तो उसके बीच में जो मीडिएटर था उसने मुझे कॉल किया और उसने पूछा कि आप बजट क्या है आपका?
तो मैंने ब्लफ किया, मैंने कहा यार ये बताओ कि तुम्हारा बजट क्या है। अच्छा, मैंने उस टाइम बजट क्या सोचा था, मैं 1,500 वाला था, मैं सोचा था इस बार 15,000 मांगूंगा, 10 गुना कर दूंगा। अब मुझे लगा तो मतलब जब बार्गेनिंग होगी तो 10,000 पे आ जाएंगे, वो भी 6 टाइम तो हो जाएगा, बहुत रहेगा। तो उसने कहा कि हम 40,000 आपको दे सकते हैं, उससे ज्यादा हमारा बजट नहीं है। अब मैं जब 40 सुना, मैं तो एकदम जैसे वो जितना मैं 6 महीने में कमाया था उतना वो एक वीडियो का दे रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, मैं 60,000 रुपये अब लूंगा। तो वहां पर जब 60,000 मैंने बोला, कह रहा नहीं सर वो 50 पे वो कर लेते, तो 50,000 पे वो डन हुआ। 50,000 रुपया मतलब मेरे लिए उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे वहां से एहसास हुआ कि यार तुम जो पैसा ले रहे थे अभी तक वो बहुत कम ले रहे थे। तो वहां से वो चीजें शुरू हुई। फिर जब पैसा आने लगा और यूट्यूब भी काफी ग्रो करने लगा, तो मेरे पास पैसा ठीक ठाक मंथली आने लगा, इतना ठीक ठाक आने लगा कि मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करने की जरूरत नहीं लगी। क्योंकि मुझसे अब कोई पूछता है कि सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों नहीं करते, एक तो सिलेक्ट नहीं हुआ, वो दर्द है, देखो वो रिग्रेट हमेशा रहता है। जब भी कोई लड़का सिलेक्ट नहीं होता उसके अंदर ये दर्द रहता है, वो भले कितना हंसे और कितना भी कुछ करे। जैसे मेरी जो कॉमेडी होती है वो मेरी त्रासदी है। वो जो तुम हंसते हो, मैं रोने वाले मेरी चीजें हैं वो, जिसपे तुम हंसते हो। मैं वही चीज पोर्ट्रे भी करता हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं जो चीज बोलूं वो सामने वालों को ये लगे कि अगर मैं भी यहाँ खड़ा होता तो मैं भी यही चीज बोलता। तो पैसा जब आने लगा तो सरकारी नौकरी, अब मुझसे कोई पूछता सरकारी नौकरी क्यों नहीं की, तो एक सिंपल जवाब होता है कि कोई भी सरकारी नौकरी एक नंबर के पैसे मुझे इतना पैसा दे ही नहीं पाएगी जितना मैं अभी कमा रहा हूँ। अच्छा, इसमें ये रहता है डेटा भी नहीं बताना पड़ता, और थोड़ा वो फिलोसफिकल बात भी हो जाती है कि अरे यार क्या ही बोल दिया। तो यहाँ से क्या था कि पैसे की चीजें सही हो गई, अपना ग्रो करने लगा। मेरे बहुत सारे दोस्त हो गए जो एसडीएम थे, जो मेरी वीडियो देखते थे, वो जब सेलेक्ट हुए वो लोग मुझे मैसेज किए कि यार साहब भाई आपकी हमने वीडियो देखी, बहुत अच्छा था, और ये सारी चीजें। इससे क्या लगने लगा कि यार जो मैं काम कर रहा हूँ ना वो एकदम सही कर रहा हूँ। अब जब मैं पलट के देखता हूँ 2021 वाला वो एसएससी सीजीएल का रिजल्ट, उसमें अगर मेरा सिलेक्शन होता तो मुझे यूडीसी मिलता और वो किसी मिनिस्ट्री में होता, और मुझे शायद कोई भी ना जानता, मेरे मोहल्ले में भी खाली वही जानता कि अरे उनका मास्टर साहब का लड़का सरकारी नौकरी कर रहा है, बाकी वो ठीक है, कुछ टाइम बाद सब भूल जाते हैं। अब जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार जो मेरे साथ हुआ था ना वो बहुत सही हुआ था। लेकिन जब मुझसे कोई पूछता है कि यार अगर मुझे यूट्यूबर बनना है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं उससे कहता हूँ कभी यूट्यूबर बनने का सोचना मत ऐसे कि यार लाओ यूट्यूबर बनते हैं। कुछ चीज़ें सरकमस्टांसेस ऐसी होती हैं, क्योंकि हम लोग जिस बैकग्राउंड से आए हुए हैं वहाँ पर यूट्यूबर बनने वाला बैकग्राउंड है ही नहीं, कोई कोई नहीं आपसे कहेगा कि कभी यूट्यूबर बनिए। तो इतना पढ़ लो यार, इतनी चीज़ें कर लो। आजकल यूपीएससी के टाइम पे या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के टाइम पे जिसने भी सही से पढ़ा है, जिसने भी 3-4 साल अपना दिया है, वो भाई यार खुद सोचो ना कि 97 लाख लड़के कहाँ हैं? वो तो हमारे ही बीच है ना कुछ कर रहे हैं, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। कोई मास कॉम कर लिया है, कोई लॉ कर लिया है, और कोई अपना बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो गया है। हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, कोई कोचिंग में पढ़ाने लगा है। आजकल तो सबसे सही यही हो गया है, अगर तुम ठीक ठाक पढ़े हो पढ़ाने लगो। तो उस चीज से बहुत ज्यादा फर्क पड़ने लगा। अच्छा, हमारे साथ क्या रहता है, जब हम तैयारी करते हैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, हमको लगता ही नहीं है वो डेड एंड है। तैयारी एक डेड एंड है, हमको सामने कुछ नहीं दिखता। हमको लगता है यार इस साल भी सिलेक्शन नहीं होगा क्या, प्री दो, मेंस निकलता है, मेंस के बाद इंटरव्यू नहीं निकलता। कितने लड़के हैं 4-4 साल से प्री दे रहे हैं, नहीं निकल रहा है। और वो चीज तुम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तुमसे एक 12 पास भी जो नहीं है वो भी आकर क्वेश्चन पूछ लेगा कि अबे यार तुम इतने साल से अपने बाप का पैसा उड़ा रहे हो क्यों, और तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। तुम कुछ दिन बाद ना तुम अपने घर वालों को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, जब 6-7 साल होता है। तो वो जो फीलिंग होती है ना वो बहुत गंदी होती है, और उसमें वो डिप्रेशन और ये सारी चीजें शुरू होती है। क्योंकि उसके बाद जो शुरू होता है ना वो सेल्फ डाउट शुरू होता है। घर वाले, समाज, इन सबको कुछ देर के लिए तुम अवॉइड कर लोगे, अपने आप को अवॉइड कभी नहीं कर पाओगे। मैं नहीं कर पाता, मैं अभी भी नहीं कर पाता। मुझे लगता है यार नौकरी लग जानी चाहिए थी, जबकि वो समझ लीजिए मेरी लाइफ का एक बहुत छोटा हिस्सा है। मैं वो महीने में या साल में 4 ही 5 बार वो सोचता हूँ। लेकिन फिर भी जब वो चीज़ रिकॉल होती है कि भाई मैं तैयारी यूपीएससी करने गया था, नहीं बन पाया, जबकि मैं सफिशिएंट, मतलब जितना मुझे है, पैसा है, फेम है, ये सारी चीज़ें मेरे लिए मोर देन इनफ है। क्योंकि जिस जगह से मैं था, जहाँ मुझे आज कोई नहीं जानता, मतलब उस टाइम कोई नहीं जानता था, आज के टाइम पे मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं, और एक वो पॉजिटिव वे में जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैंने कोई गलत काम कर दिया तब जानते हैं कि अरे ये किया था, अरे ये ऐसे है। जो भी जानता है वो ठीक किया, अरे आप यूपी ट्रिपल एससी वाली वीडियो बनाए थे वो बहुत अच्छी थी, आपकी यूपीएससी वाली वीडियो बहुत अच्छी होती है। तो वो चीज़ मेरे लिए मतलब बहुत बड़ी बात है कि मुझ जैसे को कोई सुनता है। अच्छा, हमारी फेस वैल्यू नहीं है, हमारे कंटेंट की वैल्यू है।
हम कोई लाली लिपस्टिक लगा के नहीं वीडियो बनाते कि यार देखो बहुत तगड़ा बता दिया। मैं तो मेरे छत का बैकग्राउंड है, वही छत के बैकग्राउंड पे भी मैंने विकास दिव्यकीर्ति सर वाली वीडियो बनाई कि अगर विकास दिव्यकीर्ति सर इस पे कमेंट कर देंगे तो मैं पूरा स्टैंड अप उनमें करूंगा। उस पर 72 लाख व्यू गया है पिछले 3 दिन में। अच्छा, विकास दिव्यकीर्ति सर के बारे में बोल दूं, ऐसा नहीं है कि मैं लीपा पोती के लिए बोल रहा हूँ। मैं हमेशा बोला, जितना भी स्टैंड अप किया उनके बारे में पहले स्टैंड अप में भी बोला था, जहां भी मैं जाता हूँ वो चीज बोलता हूँ। मेरी लाइफ का 2 बहुत बड़ा चेंज था मेरे नॉलेज के फॉर्म में। एक, मैंने एमयू से जब बीटेक किया, वहां से मेरी लाइफ बदली, वहां से मुझे ये था, मुझे कॉन्फिडेंस मिला। दूसरी मेरी लाइफ चेंज हुई जब मैं यूपीएससी की तैयारी करने दृष्टि में गया। वहां मैंने हिंदी लिटरेचर पढ़ा था विकास सर से, मैंने एथिक्स पढ़ा था विकास सर से, मैंने एस्से का पूरे क्लासेस की थी विकास सर से। वो चीज मेरे अंदर बिल्कुल मतलब ड्रास्टिक चेंज आया था मेरे थॉट्स में। पहले ना मैं हर चीज को लेकर बहुत ज्यादा रिजिड था, मुझे लगता था बाइनरी है चीजें, मुझे लगता था 0 या 1 है, ये काला है या सफेद है। मुझे इस चीज से मतलब ही नहीं था कि ग्रे क्या होता है, ग्रे वाली चीज थी ही नहीं मेरे अंदर। लेकिन जब मैं विकास सर से पढ़ा तो मेरी लाइफ में वो ग्रे आया। मुझे ये चीज लगने लगी कि जिस चीज को आप जिस पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, सामने वाला बिल्कुल उसके अपोजिट पर्सपेक्टिव से आपके सामने बोल सकता है। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच जो मेरे कंटेंट में भी दिखी या जो मेरे खुद के स्वभाव में भी दिखी, वो सिर्फ विकास सर की वजह से है। वही इकलौते ऐसे मास्टर हैं जिनको मैंने कभी रोस्ट नहीं किया है, ना मैं कभी करूंगा। अच्छा, जोश टॉक पे आने का मैं पहले सोचता था जब मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा तब जाकर यही सब ज्ञान, क्योंकि हमारा समाज जो है ना वो बहुत ड्यूअल है नेचर में। उसके साथ दिक्कत क्या है ना, वो जो सिलेक्ट है उसी को सब कुछ मानता है। वो चाहे नशेड़ी गजेड़ी शराबी उराबी कुछ रहे, नौकरी लग गई अगर उसकी, तो भाई साहब वो मोक्ष प्राप्त किया हुआ है। फिर उसकी कोई भी चीज, उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं होता। और जो सिलेक्ट नहीं रहता उसका पूरी लाइफ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, चाहे वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर ले। तो मेरे साथ ये था, मैं कहा सिलेक्ट जब होंगे तब जाकर यही सब बताया जाएगा कि 12-12 घंटे 16-16 घंटे पढ़ते थे और ये सारी चीजें। बट कंडीशन ऐसी बनी कि हमें वो चीजें बतानी पड़ रही है कि जो एक लड़का फेस करता है अपनी तैयारी के दौरान, क्योंकि ये कोई नहीं बताता। क्योंकि कौन सुनता है जो सिलेक्ट नहीं हुआ, कौन उनकी बात सुनता है। तो सिलेक्ट अगर नहीं भी हो रहा है कोई भी, यार लॉन्ग टर्म में जब देखोगे ना, एक लॉन्ग स्पेक्ट्रम में देखोगे 10 साल 12 साल बाद वो चीजें, तब तुम्हें एहसास होगा कि ना जो हुआ था वो बहुत बढ़िया हुआ था। क्योंकि मुझे वो एहसास अब होता है। आज 2024 चल रहा है, 2021 से अब तक का सफर जब मैं देखता हूँ तो लगता है मैं कहाँ से कहाँ आ गया हूँ। तो ये चीज मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। लास्ट में मैं इसी बात पे कंक्लूड करूंगा कि जितने भी लड़के सरकारी नौकरी लेते हैं और जितने लड़के सरकारी नौकरी नहीं ले पाते, उन दोनों के सपने बराबर थे। बस फर्क सिर्फ इतना पड़ता है ना कि एक के सपने मर गए, एक के सपने जिंदा है। तो यही है यार, अपना सपना तुम खुद जानते हो और कैसे उसको अचीव करना ये भी जानते हो। नहीं अचीव होगा तो कुछ बड़ा सपना अचीव करोगे। ये तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल बात हो गई लेकिन है, ये सच्चाई है क्योंकि मैंने वो चीज़ फील की है। थैंक यू सर। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो। एकरा नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, ओकर बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे नहीं मिलते, एकदम मिलती झंडा गाड़ दो।